नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश योगी। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े डिफरेंट टॉपिक्स और साथ में पढ़ाई करते हैं यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की। तो फ्रेंड्स, हम लोग दो बात की थी कि एक बहुत ही एक्टिव लर्नर हैं जागृति, उनके दो प्रश्न थे। एक का वीडियो हमने पहले रिकॉर्ड किया था जो न्यू क्लासिसिज्म से संबंधित था, और दूसरा प्रश्न था जिसको मैंने आपको बताया था कि हाउ डू क्रिटिक्स क्रिटिसाइज अ वर्क ऑफ लिटरेचर। ये मैंने उनके पूरे प्रश्न से जो उन्होंने पूछा था उसका एक निचोड़ निकाला है कि यही पूछना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपको मिल रहा है। इसमें जागृति के माध्यम से शायद आप सभी के मन में ये जो प्रश्न होगा कि कोई भी क्रिटिक किस बिहाफ पर, किस बेसिस पर किसी वर्क ऑफ लिटरेचर को क्रिटिसाइज करता है, उसकी एनालिसिस करता है, कैसे किसी वर्क को अच्छा कहता है, कैसे किसी वर्क को बुरा कहता है, इसका डिस्कशन करने वाले हैं। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली जागृति ने प्रश्न किया क्या था। ये जागृति का प्रश्न है आपके सामने जो उन्होंने कमेंट में लिखा था। पूरा प्रश्न हम आपके सामने पढ़ते हैं। और यहाँ पर जागृति सिंह नाम मैंने छोड़ दिया है, बाकी आगे का जो उनका हैंडल था मैंने उसको ब्लैक कर दिया, डार्क कर दिया ताकि ना दिखे, ठीक है, मे बी सिक्योरिटी पर्पसेस। और अभी से 10 घंटे पहले, जिस समय मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी से 10 घंटे पहले ये कमेंट इन्होंने किया था, प्रश्न पूछा था, और 10 घंटे में मुझे समय लगा है कि मैं इनको इसका रिप्लाई कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कल सुबह से दोपहर तक में ये वीडियो अपलोड होकर के आप सभी को मिल जाएगा। जागृति के माध्यम से आप सभी इस प्रश्न का उत्तर पाएंगे। ऐसे ही प्रश्न अगर आपके भी मन में है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मुझे उत्तर देने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा चीजें इंटरेस्टिंग नहीं होंगी और सीखने का अवसर कम मिलेगा। तो पढ़ते हैं इन्होंने पूछा क्या है। इन्होंने लिखा है कि सर आई हैव अ डाउट। सर, कोई भी क्रिटिक किस बेसिस पर किसी वर्क को अच्छा या बुरा कहता है? आई मीन वो किस बेसिस पे उसको क्रिटिसाइज करता है? अगर थीम या टेक्निक्स के बेसिस पे करता है तो कभी कभी थीम्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, फिर भी वो पोएम इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा क्यों है? अब देखिए, पहला उत्तर इसका ये है आपका कि पहली चीज, जैसे वर्ड क्रिटिसिज्म है, ठीक है, शब्दों का मतलब बदलता रहता है। मतलब से बदलने से मेरा अर्थ ये है कि जैसे क्रिटिसिज्म का आज एक बड़ा रूट सा अर्थ हो गया है। क्रिटिसिज्म का मतलब किसी की कमियां या गलतियां निकालना है। क्रिटिसिज्म का ये मतलब नहीं है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि किसी वर्क ऑफ लिटरेचर को, किसी वर्क ऑफ आर्ट को एनालाइज करना, ठीक है, यानी कि आप किसी वर्क को समझने की कोशिश करते हैं, किसी वर्क को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं अगर आप क्रिटिक हैं। अब हमेशा कोई क्रिटिक होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से उस वर्क को देखेगा, यानी कि जैसे मान लें कि आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसको देखने का आपका एक नजरिया होगा, एक थियरी होगी, एक आपका दृष्टिकोण होगा जिस दृष्टिकोण से उसको आप देखेंगे। बात क्लियर? और उसी दृष्टिकोण से उस पर जजमेंट करेंगे। क्लियर है? तो किसी भी क्रिटिक का जब वो क्रिटिसाइज करने चलता है, किसी वर्क को एनालाइज करने चलता है, उससे पहले उसका अपना एक स्टैंड होता है। स्टैंड से मेरा मतलब ये है कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से उस वर्क को देखने की कोशिश करता है। ठीक ऐसे एक एग्जाम्पल बेहतरीन समझाने की कोशिश करते हैं। विलियम शेक्सपियर का एक बहुत फेमस प्ले है जिसको हम लोग हैमलेट कहते हैं, एंड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनमें से एक है। लेकिन बड़े फेमस क्रिटिक हुए 20th सेंचुरी के, उन्होंने एक एसे लिखा जिसका नाम था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। उसमें उन्होंने हैमलेट की स्टडी की और उस स्टडी में बताया, और बहुत फेमस कोटेशन है उनका, दैट इज हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। क्यों कहा भैया? अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि हैमलेट तो बड़ा अच्छा प्ले है, देन व्हाई टी.एस. एलियट इज क्रिटिसाइजिंग दिस वर्क एंड सेइंग दैट दिस इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि टी.एस. एलियट ने इसको आर्टिस्टिक फेलियर क्यों कहा? तो
आर्टिस्टिक फेलियर कहा, उसके पीछे टीएस इलियट का एक लॉजिक था। टीएस इलियट ने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से उस वर्क ऑफ लिटरेचर को देखा जो कि हैमलेट था, और हैमलेट को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो उन्होंने पाया कि वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया पर वो वर्क खरा नहीं उतरता है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये क्या है, एक आर्टिस्टिक फेलियर है। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू था उनका? उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का। टीएस इलियट ने कहा कि किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर के लिए ये बात जरूरी है कि उसमें एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हो। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है कि जो भी कैरेक्टर है उसका जो इमोशन है, उसके अंदर का इमोशन है, वो किसी बाहर के ऑब्जेक्ट से कोरिलेट हो सके और उसके जरिए वो इमोशन बाहर निकल सके। अगर कैरेक्टर के पास कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है जिसके थ्रू वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वो वर्क आर्टिस्टिक फेलियर है। यहां पर उन्होंने शेक्सपियर के ही दूसरे प्ले का भी एग्जाम्पल लिया। उन्होंने मैकबेथ का एग्जाम्पल लिया। मैकबेथ में उन्होंने कहा कि लेडी मैकबेथ जो है उसके पास कई सारे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैं, जैसे उसके हाथ में लगा खून, जैसे उसकी कैंडल, जैसे उसकी नाइट वॉकिंग। ठीक है, ये सारी चीजें क्या थी? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थी, जिनके थ्रू उसके इनर माइंड का, ठीक है, लेडी मैकबेथ के इनर माइंड की क्या कंडीशन थी, सिचुएशन थी, वो बिना कहे रिफ्लेक्ट हो गई थी। लेकिन हैमलेट के पास ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं था जिसके जरिए उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो निकल करके सामने आता। ठीक है, अगर इनर साइड क्या चल रहा है उसको डायरेक्टली कह दिया जाए दिस इज नॉट एन आर्ट अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जज किया और कहा कि ये क्या है, एक आर्टिस्टिक फेलियर है। तो इसी तरीके से हम किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसको कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, या और भी उसमें कोई कमी निकाल सकते हैं। मुद्दा यह है कि हम किसी वर्क ऑफ लिटरेचर को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बात क्लियर है? अब जैसे बात करें, और जैसे अमिश त्रिपाठी ने एक नॉवेल लिखा जिसको कहते हैं शिवा ट्रिलॉजी, बहुत अच्छी नॉवेल है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। उसको हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू लिया। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है हमारा? हो गया एक पॉइंट ऑफ व्यू एनवायरमेंटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। एनवायरमेंटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उस वर्क को देखा तो उसमें बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जो एनवायरमेंट के लिए बड़े खतरनाक थे। जैसे वहां पर एक जो सोमरस बनाने की प्रक्रिया थी उसमें बड़ा कचरा निकलता था और वो कचरा सीधे जाकर के ब्रह्मपुत्र रिवर में गिरता था और वो ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी को दूषित करता था। ये क्या हुआ? ये आपका एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव हुआ। तो किस पर्सपेक्टिव से आप उस वर्क ऑफ लिटरेचर को देख रहे हैं और आपका पर्पस क्या है, उस पर्पस के अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड होती हैं कि आपका क्रिटिसिज्म कैसा है और आप उसको किस बेसिस पर अच्छा या बुरा कहेंगे। एक तो सवाल का जवाब आपका ये हुआ। दूसरी चीज, इन्हीं सारी बेसिस के बेस पर क्रिटिसिज्म को कई कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे पहला क्रिटिसिज्म जिसको कहा गया लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म का मतलब है कि किसी क्रिटिसिज्म का, किसी भी चीज का थियोराइजेशन करना, कोई रूल बनाना। ठीक है, जब कोई रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, कोई रूल फॉर्मुलेट करता है क्रिटिक कि इसमें कोई रूल फॉलो होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखें, एक ग्रीक्स का, जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, ग्रीक क्रिटिक्स थे, उन्होंने एक रूल बताया था कि ट्रेजेडी में क्या क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए। कैसे? जैसे उन्होंने एक रूल बताया कि जो ट्रेजेडी का हीरो हो हाई बॉर्न होना चाहिए। दूसरी बातें उन्होंने बताई, उसमें हेमर्सिया हो, उसमें कैथारसिस हो, उसमें एनाग्नोसिस हो, उसमें और भी कई सारे गुण होने चाहिए। ठीक है, उसमें 3 यूनिटीज होनी चाहिए, ड्रामेटिक यूनिटीज होनी चाहिए। ये सारा उन्होंने रूल बताया। तो ये क्या था? लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म था। उन्होंने एक रूल सेट किया कि किसी वर्क ऑफ लिटरेचर के लिए, किसी वर्क ऑफ आर्ट के लिए ये पर्टिकुलर रूल हो गया। अब उस रूल को जिसने वायलेट किया, उस रूल के वायलेशन के बेस पर उसको क्रिटिसाइज किया गया। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर ने इन सारे रूल्स को वायलेट किया, कई जगहों पर वायलेट किया, और उस वायलेशन के लिए बेन जॉनसन ने उनको कई जगह पर क्रिटिसाइज किया। दूसरा एक एग्जाम्पल और देखें, यहां पर हमने कहा कि हीरो ऑफ ट्रेजेडी मस्ट बी हाई बॉर्न, लेकिन 20th सेंचुरी में जीवी शाह ने एक फेमस ट्रेजेडी लिखी जिसका नाम था सेंट जोन। और सेंट जोन में जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, जोन ऑफ आर्क, वो हाई बॉर्न लेडी नहीं है। वो कौन है? वो एक फार्मर की बेटी है,
एक जो गडरिया है, ठीक है, शेफर्ड है, उसकी बेटी है। तो यहां पर जो हाई बॉर्न कैटेगरी थी अरिस्टोटल की, वो ब्रेक हो गई। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से उस वर्क ऑफ लिटरेचर को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उसको कमी बताई जा सकती है, यानी कि एनालिसिस में ये बताया जा सकता है कि हाँ इसमें ये कमी है। ठीक वैसे ही समझिए कि जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से चेकअप किया, ठीक है, जैसे आपने कुछ सिम्टम्स बताए, कुछ बातें बताई, उसके बेसिस पर डॉक्टर ने आपका कोई ब्लड टेस्ट कराया और उस ब्लड टेस्ट में बताया कि भाई आपके शरीर में ये चीजें कमी है और ये ऐसा है। तो डॉक्टर ने क्या किया, आपने कमी नहीं बताई, आपकी एनालिसिस की, ठीक ना, आपकी एनालिसिस की डॉक्टर ने, और आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें कम थी उसको उन्होंने बता दिया। ठीक वैसे ही किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर का किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन किया जाता है और उसकी एनालिसिस की जाती है। एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट आता है, ये चीज कम है, ये ज्यादा है या बराबर है, अच्छा है, बुरा है, ये बात किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से कही जाती, और जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसी को थियरी कहते हैं। बात क्लियर? तो एक जो हो गई लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म की थियरी, तो वो ह्यूमनिस्ट थियरी थी, लेजिस्लेटिव थियरी थी, उसके बेस पर एक क्रिटिसिज्म किया गया। दूसरा एक क्रिटिसिज्म होता है जिसको कहते हैं जुडिशियल क्रिटिसिज्म। जुडिशियल क्रिटिसिज्म का जो पर्पज होता है, वहां पर किसी वर्क ऑफ लिटरेचर को अच्छा या बुरा कहने की बात होती है, जैसे डॉक्टर जॉनसन का क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तीसरा होता है थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म। थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म का मतलब होता है वहां पर थियोरीज फॉर्म की जाती हैं, जैसे फिलिप सिडनी का अपॉलजी फॉर पोएट्री, ठीक है, जो आक्षेप है उसको ब्रेक किया जाता है या फिर उसके नए सेट रूल्स, सेट पैटर्न्स बताए जाते हैं, ठीक है। इवेल्युएटिव क्रिटिसिज्म, इवेल्युएटिव क्रिटिसिज्म वो होता है जब किसी वर्क ऑफ लिटरेचर को का इवेल्युएशन किया जाता है किसी मानक के आधार पर। वैल्यूएशन क्या होता है, कोई पर्टिकुलर मानक होता है, उस मानक के आधार पर उसको अंक दिए जाए या उसका वैल्यू बताई जाए कि हाँ ये अच्छा है, बुरा है, मीडियोकर कैटेगरी का है, तो वो कैसा होगा, इवेल्युएटिव क्रिटिसिज्म होगा। एक और क्या हो सकता है, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म हो सकता है, जब किसी वर्क ऑफ लिटरेचर को किसी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए, हिस्ट्री में हुई किसी घटना के साथ जोड़ करके देखा जाए, उसकी एनालिसिस की जाए, दोनों का कंपेयर किया जाए, वो क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म हो जाएगा, हिस्ट्री के एलिमेंट्स को जब शामिल करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक बनता है कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म, जब दो एक ही प्रकार की चीजों को या एक ही प्रकार के लगभग मिलते जुलते दो वर्क्स ऑफ लिटरेचर को कंपेयर किया जाए, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या कमियां हैं, कौन सा बेहतर है, ये बातें बताई जाए, तो वो कैसा क्रिटिसिज्म हो, कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म हो जाएगा, ठीक है। और एक जहां पर चीजों का डिस्क्रिप्शन दिया जाए, या ऐसे समझिए कि जब क्रिएटर खुद उस चीज का डिस्क्रिप्शन देता है, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है, उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। अगले एक प्रकार का क्रिटिसिज्म हो सकता है जिसको इंप्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म कहते हैं। इंप्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म में जो क्रिटिक का अप्रोच होता है वो होता है दैट इज एस्थेटिक ब्यूटी जो उस वर्क की है, उसको उसका क्या इंप्रेशन है, कैसा एस्थेटिज्म है, कितनी ब्यूटी है, उसको जज करना, उस पर्सपेक्टिव से उस वर्क को देखता है, इंप्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म हो जाता है। एक टेक्सटुअल या ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म हो सकता है। टेक्सटुअल या ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिक क्या करता है, वो किसी पर्टिकुलर वर्क ऑफ लिटरेचर को क्या करेगा, डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर वर्क ऑफ लिटरेचर को क्या करेगा, उसको टेक्सटुअल स्टडी करेगा, यानी कि उसके टेक्स्ट की लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, इवन वर्ड्स के बीच में क्या चीजें हैं उसकी एनालिसिस करेगा, उसको कहते हैं टेक्सटुअल या ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। जो काम न्यू क्रिटिसिज्म में किया गया, जो काम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में किया गया, जो काम फॉर्मलिस्ट ने किया, ठीक है, जो काम स्ट्रक्चरलिस्ट ने किया, कहीं ना कहीं उन सबका जो क्रिटिसिज्म था वो टेक्सटुअल क्रिटिसिज्म था। वो टेक्स्ट की एनालिसिस करते थे, कहते भाई हम केवल टेक्स्ट हमारे पास है, हम बाकी किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देंगे, हम केवल और केवल उस टेक्स्ट की चर्चा करेंगे। तो उसी टेक्स्ट की एनालिसिस करते थे, डीप स्टडी करते थे। और क्या हो सकता है, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म हो सकता है। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म का मतलब क्या हुआ कि माइंड का मेंटल कंडीशन, मेंटल स्टेटस, और जो उस वर्क ऑफ लिटरेचर है उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनका मेंटल स्टेटस क्या है, इसकी जब साइकोलॉजिकल थियरीज के बेस पर उन
वर्क ऑफ लिटरेचर और उसके कैरेक्टर्स वगैरह को स्टडी किया जाए तो साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म हो सकता है। ठीक है, और फिर एक क्या हो सकता है, सोशियोलॉजिकल या मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म हो सकता है, जब समाज के पर्सपेक्टिव से किसी वर्क को देखा जाए, किसी वर्क ऑफ लिटरेचर को देखा जाए कि इसमें जो समाज प्रदर्शित किया गया है वो कैसा है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो सोशियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म हो जाएगा। आर्केटिपिकल क्रिटिसिज्म हो सकता है। आर्केटिपिकल क्रिटिसिज्म जो होता है वो मिथिकल स्टडीज से मिथ्स जो हैं उनका किस तरीके से प्रेजेंटेशन हो रहा है उसका हो सकता है, या इसी प्रकार की तमाम थियरीज हो सकती हैं जिनके बेसिस पर किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को डिस्कस किया जाए। या फिर मान लीजिए बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म हो सकता है। बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म क्या करता है, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को उसके राइटर की बायोग्राफी से कोरिलेट करके, जो बायोग्राफिकल डिटेल हो सकती है उसमें उनसे कोरिलेट करके उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, तो बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म हो सकता है। तो ये वो तमाम पर्सपेक्टिव हो सकते हैं जिन पर्सपेक्टिव से कोई भी क्रिटिक किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर की स्टडी करता है, एनालाइज करता है, और उस एनालिसिस का जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के बेस पर वो किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को बेहतर या बुरा या मीडियोकर बताता है, या उस पर अपना जजमेंट देता है, या उस पर अपनी बातें कहता है। ठीक है, कभी भी कोई क्रिटिक यूनिवर्सली इस बात को नहीं कह सकता कि नहीं ये वर्क बुरा ही है। क्यों? जैसे मेटाफिजिकल पोइट्स थे, मेटाफिजिकल पोइट्स लंबे समय तक उपेक्षित थे, उनको कोई नहीं समझ सका। कौन समझा? जब 20th सेंचुरी में टी.एस. इलियट ने उनके ऊपर एक एसे लिखा तो मेटाफिजिकल पोइट्स, तब से मेटाफिजिकल पोइट्स हो गए। उनकी क्वालिटीज, उनकी अच्छी बातें उन्होंने बताया कि इनके पास मेटाफिजिकल कंसीट है, दे आर द मैन ऑफ नॉलेज, दे सोज दियर नॉलेज। तो ये सारी जो तमाम अच्छी बातें थी, अच्छी खूबियां थी, उन्होंने टी.एस. इलियट ने बताई, तो लोगों को समझ आया नहीं ये तो बड़े अच्छे पोइट हैं। जैसे टॉमस हार्डी, उनको एक विक्टोरियन एरा में कोई नहीं समझ पाया, 20th सेंचुरी में जब गए उनकी पोइट्री को बहुत पसंद किया गया। तो क्या था, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत बुरा लिखा था या 20th सेंचुरी में जाते जाते कुछ ऐसा हो गया, नहीं, तब लोग नहीं समझ पाए, वहां आगे चल करके किसी ने समझाया। ट्रिस्ट्राम सैंडी, जब ये लिखा गया उस समय बहुत अनपॉपुलर वर्क था, लेकिन बाद में इसकी जब स्टडीज हुई, जब क्रिटिक्स ने इस पर स्टडी की, इसकी क्वालिटीज को बताया, तब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क हो गया। तो इसी तरीके से कोई भी क्रिटिक जो होता है उसका काम ये होता है कि वो किसी पर्सपेक्टिव से किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को, किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को स्टडी करता है, एनालाइज करता है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को बताता है, अच्छी और बुरी बातें बताता है। लेकिन एक बात की उसमें लिमिट होती है कि जो भी बातें वो कहता है वो किसी पर्टिकुलर थियरी के बेस पर, किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के बेस पर कहता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर क्रिटिक ने किसी वर्क ऑफ लिटरेचर को बुरा कह दिया है तो वो वर्क ऑफ लिटरेचर बुरा हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका जो पर्सपेक्टिव था, उस पर्सपेक्टिव से उसने देखा तो उस वर्क में कुछ कमियां थी। हो सकता है हम किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से उस सेम वर्क को डिस्कस करें तो उस समय क्या होगा, वो वर्क हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग उसमें कुछ अच्छाइयां निकले। जैसे मैकबेथ आर्टिस्टिक सक्सेस है, हैमलेट आर्टिस्टिक फेलियर है, लेकिन फिर भी हैमलेट एक ग्रेट ट्रेजेडी है, बहुत बेहतरीन प्ले है, बहुत पॉपुलर प्ले है। जैसे दूसरी एग्जांपल कहें, एक पॉपुलर फिक्शन नाम की जॉनरा है या एक पॉपुलर लिटरेचर नाम की जॉनरा है जो कि दुनिया में बहुत पॉपुलर है, बट क्रिटिक्स कहते हैं कि दिस इज नॉट फेयर, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो उनके कहने से क्या होता है, लोग पसंद करते हैं, दैट इज गुड, ठीक ना। तो ये बातें होती है। क्रिटिक्स का काम सिर्फ उस वर्क को एनालाइज करना है। एनालाइज भी कैसे करेगा, किसी पर्टिकुलर थियरी के बेस पर, किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के बेस पर। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया होगा कि कोई भी क्रिटिक किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर पर कैसे जजमेंट देता है, कैसे उसको एनालाइज करता है, कैसे उसको क्रिटिसाइज करता है। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्रिटिसाइज का मतलब केवल उस वर्क की या किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर की कमी निकालना नहीं होता है, बल्कि उसके अच्छे और बुरे जो भी गुण हैं उसकी एनालिसिस करना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके प्रश्न का उत्तर आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपके ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का हमको इंतजार रहेगा। आपके भी मन में कोई प्रश्न है कमेंट में जरूर लिखिएगा।
शाम 6 बजे यूजीसी नेट की क्लास होती है, उस क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। वो क्लास यूट्यूब पर फ्री होने के साथ साथ हमारी वेबसाइट englishyogi.in पर भी अवेलेबल है। आप उस वेबसाइट को विजिट करें, वहां पर अपने मेल आईडी से लॉगिन करें। देयर आफ्टर आप उस वेबसाइट को विजिट करें, वहां बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा जो आपकी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन बनाएगा। साथ ही साथ जुड़े रहिए। अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये सारे कंटेंट पहुंच सके, हमारे आपके बीच का ये संवाद बना रहे। चलते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।